नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम अगला निबंध अपना पढ़ेंगे, डिजिटल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब ये है कि जो डिजिटल मीडिया आजकल देखो हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो कहीं ना कहीं से मीडिया का स्वरूप भी बदल गया है। मीडिया का स्वरूप, खबरों का स्वरूप, खबर देने का स्वरूप, यहाँ तक कि साहित्य का स्वरूप भी बदल गया है। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, कितनी है, क्या उससे समाज पर फर्क पड़ता है, इन चीजों पर हमें इसमें बात करनी रहेगी। इस निबंध में निबंध कुछ ऐसा जानना चाह रहा है। क्लास को आप पूरा देखिएगा, हम आपको यहीं क्लास में ही समझा देंगे। निबंध कभी आप रट नहीं सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से जब हम चीजें समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आती हैं और आपकी परीक्षा में भी काम आती हैं। 3 भागों में निबंध लिखेंगे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना हमारी लगभग 100 शब्द की रहने वाली है, जिसमें हम अपने टॉपिक को संक्षेप में बता देंगे। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहेगा, जिसमें हम निबंध की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम निष्कर्ष पर आएंगे और निबंध का निचोड़ निष्कर्ष में लिख देंगे। टॉपिक है हमारा डिजिटल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम दुरुपयोग। मतलब कितना स्वतंत्रता दी गई है और उसका कितना उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा क्या होती है? यह हमें मदद करती है यह बताने में कि हमें निबंध में क्या क्या चीजें, क्या क्या बिंदु लिखने चाहिए, जिससे हमारा निबंध अच्छा हो सके। दूसरी चीज है, यह ये भी मदद करती है कि हम अपने निबंध में चीजों को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। कहीं कुछ लिख देना, कहीं कुछ लिख देना, ये व्यवस्थित तरीका नहीं होता है। इससे निबंध का प्रारूप खराब होता है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक महत्व क्या होता है और डिजिटल मीडिया किस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नींव देती है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि दुरुपयोग की प्रवृत्ति अगर बढ़ी है तो किस प्रकार बढ़ी है। फिर हम बात करेंगे डिजिटल मीडिया के विकास पर मुख्य भाग में, कि इसका विकास कैसे होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, क्या क्या स्तर पर ये पहुंची है। इसमें हम बात करेंगे सोशल मीडिया की भी, ब्लॉगिंग की भी, ऑनलाइन पत्रकारिता और नागरिक पत्रकारिता, दोनों की हम बात इसमें करने वाले हैं। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से अपना एक सेटअप रखते हैं, अपना एक चैनल रखते हैं और मीडिया में काम कर रहे हैं। ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। ब्लॉगिंग के माध्यम से भी खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। सोशल मीडिया जो कि तुरंत खबर आप तक पहुंचाता है, त्वरित माध्यम बन गया है। पहले किसी खबर के लिए हमें अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था, अब हमें कोई भी खबर तुरंत मिल जा रही है, तो कहीं ना कहीं से हमें इस पर भी बात करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है। पहले हम ये देखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या, कितनी स्वतंत्रता है ये भी तो मायने रखता है ना, कि यदि कोई चीज स्वतंत्र है तो कितनी स्वतंत्र है। फिर हम विचार, मत, आलोचना की स्वतंत्रता पर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नागरिक सहभागिता और जवाबदेही के साधन पे। फिर हम आएंगे अगले स्टेप पे, तो डिजिटल मीडिया के सकारात्मक परिवर्तन पर बात करेंगे, जैसे जन सरोकारों को आवाज मिलती है। इसके बाद हम इसमें आगे बात करेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, सामाजिक मुद्दों को उजागर किया जाता है। चूंकि हर क्षेत्र में अब यह फैली हुई है, तो कहीं न कहीं से लाभदायक है कि तुरंत तुरंत सामाजिक मुद्दों पर जोर मिलता है। एक दबाव भी तंत्र पर पड़ा है कि अगर वह गलत करेगा तो उसकी बात तुरंत उजागर हो जाएगी या हर जगह पहुंच जाएगी। शासन में पारदर्शिता आई है, त्वरित सूचना का आदान प्रदान संभव हो पाया है। अब हम देखेंगे दुरुपयोग किस प्रकार से होता है, जैसे फेक न्यूज, घृणा फैलाने वाली सामग्री। फेक न्यूज भी बहुत जल्दी इसमें देखिए फैलने लगती है। फेक न्यूज क्या होती है? एक ऐसी खबर जो कि सही नहीं है, सार्थक नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वह किसी एक उद्देश्य के लेके फैला दी जाती है और लोगों के दिमाग में एक गलत बात भर दी जाती है। ट्रोलिंग को बात करेंगे, साइबर बुलिंग और निजी जीवन में दखल की भी बात इसमें करने वाले हैं। इसमें राजनीतिक ध्रुवीकरण और सूचना का हथियारकरण पर भी बात हम
करेंगे। फिर हम कुछ कानूनी और नैतिक पहलुओं को देखेंगे। अनुच्छेद 19(1) और इसकी सीमाएं क्या कहती हैं उन पर बात करेंगे। आईटी अधिनियम 2000 और सोशल मीडिया रेगुलेशन पर बात करेंगे। मीडिया की जवाबदेही बनाम अभिव्यक्ति का अधिकार पर बात करने वाले हैं। चूंकि हम यूपीएससी के स्तर का निबंध लिख रहे हैं तो हमारी भाषा, हमारा जो प्रारूप है वह उससे मिलना चाहिए। इसमें हम जैसे निबंध लेखन कराते हैं, ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग कराते हैं, आप इसको भी जरूर देखा करिए। समाचार विश्लेषण कराते हैं जिससे कि आपको मेंस में फैक्ट मिलने वाले हैं। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें हमेशा मिलती रहें। फिर मीडिया की जवाबदेही बनाम अभिव्यक्ति के अधिकार पर भी बात इसमें करेंगे। इसमें हम देखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका होती है। एल्गोरिथम आधारित सूचना प्रवाह, सामग्री नियंत्रण की चुनौती, कारपोरेट हित बनाम सामाजिक जिम्मेदारी। एल्गोरिथम आधारित सूचना, इसको थोड़ा हम आपको बताते हैं। मान लो आपको शर्ट खरीदना है, ऑनलाइन आपने शर्ट देखना शुरू किया, आपने गूगल पर डाला शर्ट्स फॉर मेन। अब जब आप फेसबुक चलाने चले वहां भी 2-4 शर्ट के प्रचार आ गए, इंस्टाग्राम चलाए वहां भी 2-4 शर्ट के प्रचार आ गए, कई बार यूट्यूब पर भी शर्ट के प्रचार आ जाते हैं। यानी वह शर्ट आपको चाहिए, ये बात एल्गोरिथम ने पकड़ ली और अपने हिसाब से सूचनाएं यानी शर्ट दिखाने लगा। यानी एक सूचना वो पकड़ लेता है और उस हिसाब की ही घटनाएं आपको दिखाता रहता है। सरकारी और नीतिगत पहलों पर बात करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश अधिनियम पर बात करेंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो फैक्ट की बात करेंगे। इसमें साइबर साक्षरता और डिजिटल नैतिकता का प्रचार क्या है उस पर बात करेंगे। संतुलन की आवश्यकता पर बात करेंगे, जिसमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के संतुलन पर भी बात करने वाले हैं। डिजिटल साक्षरता पर बात करेंगे, मीडिया एथिक्स पर बात करेंगे और आत्मनियंत्रण पर बात करेंगे। नागरिकों और संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी क्या होती है इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। यदि आप प्रारूप समझ गए हैं तो अब आपको निबंध में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे लिखना है, भाषा कैसी होनी चाहिए, वह हम पूरी समझते हैं। डिजिटल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम दुरुपयोग, ऐसा कुछ हमारा टॉपिक है। भाषा हमारी प्रवाह में होनी चाहिए और एक अच्छी अच्छी मतलब प्रोफेशनल भाषा होनी चाहिए, मतलब जिसको आगे पढ़ने का मन करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिक को अपने विचार रखने, असहमति प्रकट करने और सत्ता से सवाल करने का अधिकार देती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) इसी स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु 21वीं सदी के डिजिटल युग में यह स्वतंत्रता नई चुनौतियों के साथ सामने आई है। सोशल मीडिया, ब्लॉग, ऑनलाइन पोर्टल और नागरिक पत्रकारिता ने जहां अभिव्यक्ति को व्यापक बनाया, वहीं फेक न्यूज, घृणा, ट्रोलिंग और दुष्प्रचार ने इसके दुरुपयोग का मार्ग भी खोल दिया। यही विरोधाभास आज के समय की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक बहस है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम दुरुपयोग। अब हम मुख्य भाग पर आते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि किस प्रकार मीडिया का विकास होता है जो डिजिटल फॉर्म में या डिजिटल माध्यम से आप तक आती है। पिछले 2 दशकों में इंटरनेट और मोबाइल क्रांति ने सूचना के परिदृश्य को बदल दिया है। अब हर नागरिक एक मीडिया यूनिट बन गया है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने संवाद का दायरा तो बढ़ाया, परंतु सत्य और असत्य की सीमाएं जो हैं धुंधली कर दी हैं। डिजिटल मीडिया ने पारंपरिक पत्रकारिता को चुनौती दी, क्योंकि यहाँ कोई संपादकीय नियंत्रण या सत्यापन प्रक्रिया नहीं होती है। अभी आप पत्रकार तो आप भी हो, मान लो आप कहीं सड़क पे जा रहे हो और कोई एक घटना हो जाती है, उस घटना को आपने अपने फोन से रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आपने बताया कि इस जगह पर ये घटना हो गई है और उसको आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो है तो एक प्रकार की पत्रकारिता ही, बस आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो पत्रकारिता ही ना। यानी हर व्यक्ति एक यूनिट बन के चलने लगा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतंत्र का जीवन रखता है। यह नागरिकों को न केवल बोलने बल्कि शासन की आलोचना करने का अधिकार देती है। यही स्वतंत्रता सामाजिक परिवर्तन, विचारों के आदान प्रदान और नवाचार का स्रोत है। डिजिटल मीडिया ने इस स्वतंत्रता को सर्वसुलभ बना दिया है। गांव का व्यक्ति भी अब अपनी राय वैश्विक मंच पर रख सकता है। आंदोलन,
सामाजिक अभियानों और लोक चेतना के प्रचार में डिजिटल मीडिया ने अमूल्य योगदान दिया है। फिर हम देखेंगे सकारात्मक परिवर्तन इससे क्या हुए हैं। देखो, चीजें अच्छी तो हुई हैं भाई, कोई भी खबर है, कोई भी जानकारी है, तुरंत मिल जाना एक सकारात्मक हिस्सा ही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सत्ता को जवाबदेह बनाया। जनहित के मुद्दे जैसे पर्यावरण, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अब सोशल मीडिया पर तुरंत उठाए जाते हैं। फिर हैशटैग मीटू, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने नीति निर्माण को प्रभावित किया है। पत्रकारिता का लोकतंत्रीकरण हुआ और नागरिक पत्रकारिता ने उन आवाजों को मंच दिया जो पहले अनसुनी रह जाती थी। अच्छा, दुरुपयोग कैसे होता है? क्योंकि अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक पक्ष भी है और ये स्वीकार भी करना पड़ेगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ आता है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट ढूंढने में और फिर उसको एक तरीके से रखने में, फिर आप तक लाने में। तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा यदि पहली बार देख रहे हैं, और लाइक भी करिएगा। कुछ समझ में नहीं आए, मुझ में कोई कमी हो तो कमेंट भी आप खोल के कर सकते हैं। परंतु इस स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष भी है। डिजिटल माध्यम का सबसे बड़ा खतरा है सूचना का दुरुपयोग। फेक न्यूज, भ्रामक तथ्यों और घृणा फैलाने वाले पोस्टों ने समाज में विभाजन और हिंसा को बढ़ावा दिया है। ये पता है फेक न्यूज का प्रयोग कब होता है? जब चुनाव आते हैं। एक मान लो, एक हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं। एक वीरेंद्र, मतलब मैं ऐसे नाम लिया हूं, मैं किसी को व्यक्तिगत नाम नहीं लिया हूं। मान लो एक वीरेंद्र नाम के नेताजी हैं। अब ये नेताजी 5 साल तक अपनी जो इनकी विधानसभा है वहां नहीं निकले। 5वें साल जब फिर से चुनाव आता है तो इन्होंने एक टीम सक्रिय कर दी आईटी सेल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो ये बताने लगी कि बीरेन जी जो थे वो 5 किलो राशन देने वहां गए थे, बीरेन ने 3 किलो वहां वो दिया, बीरेंद्र ने 10 लोगों का इलाज कराया। ये 6 महीने में इन्होंने ऐसे कुछ भ्रामक पोस्टें बनवा दी। अब ये पोस्टें धीरे धीरे आप लोगों तक, मतलब हम लोगों तक आने लगी, समाज में आने लगी, सोशल मीडिया में आने लगी। अब हमने वीरेंद्र जी के बारे में जो नेगेटिव इमेज बनाई थी वह धीरे धीरे बदलने लगी। अब मान लेते हैं 100 लोग इनके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, उसमें से 40 लोग वो खबर देखे तो उनको लगा यार हो सकता है इन्होंने किया हो, हम नहीं जान पाए हों। उन्होंने ये बात स्वीकार कर लिया। अब इस फेक न्यूज या भ्रामक तथ्यों से बीरेन जी का फिर से फायदा होने के चांस बन गए, क्योंकि बीरेन जी भले ही न गए हों लेकिन फायदा उनका होने के चांस बन गए। मैं किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया हूं, बस ये है समझाने का माध्यम है। वीरेंद्र, सुरेश, रमेश कुछ भी मैं प्रयोग कर सकता हूं, वही वैसे ही मैंने किया है। फिर इसमें व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अफवाहों ने कई बार सामाजिक तनाव और दंगे तक भड़का दिए। ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग ने मानसिक उत्पीड़न की नई परिभाषाएं गढ़ी हैं। राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया टूलकिट का प्रयोग कर जनमत को प्रभावित करने के प्रयास लोकतंत्र के चिंता का विषय हैं। जैसे आपको हम निबंध समझा रहे हैं, ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग भी कराते हैं। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। फिर कानूनी और नैतिक पहलुओं पर बात करते हैं। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण नहीं बल्कि युक्ति संगत प्रतिबंधों के अधीन रखा है, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और मानहानि। सूचना, देखो थोड़ी आपको अच्छी चीजें तो अपने निबंध में प्रयोग करनी पड़ेंगी जो बाकियों से अलग हों। वो डाटा कहाँ से मिलेगा? जब आप जीएस मंथन के रेगुलर निबंध पढ़ोगे तभी वो डाटा मिलने वाला है। क्योंकि किताबों में जो लिखा होता है, मैं भी पढ़ा हूँ 1-2 किताबें निबंध की, तो उसमें इतना प्रॉपर नहीं लिखा होता है। और आप बहुत कॉमन निबंध लिखेंगे। आप 12 का परीक्षा नहीं देने जा रहे, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा नहीं देने जा रहे, आपको फैक्ट तो बेहतर लाने ही पड़ेंगे। आईटी मध्यस्थ दिशा निर्देश नियम 2021 ने सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह ठहराया कि वे फेक न्यूज और अश्लील सामग्री के प्रचार को रोकें। एक चीज और बता दें, फैक्ट जो है यानी तथ्य जो है तभी प्रयोग करना जो बिल्कुल सही सही पता हो। तथ्य कभी गलत मत प्रयोग करना, क्योंकि आपका एक गलत तथ्य अगर नजर में आ गया ना तो आपकी पूरी मेहनत यानी पूरा निबंध बर्बाद कर देगा। किंतु प्रश्न यह भी है कि क्या ये नियम स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं या दुरुपयोग को नियंत्रित कर रहे हैं? यह संतुलन आज नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका देखते हैं। डिजिटल मीडिया के मंच एल्गोरिथम के आधार पर सूचना को प्रसारित करते हैं। इससे व्यक्ति को वही सामग्री दिखती है जो उसके विचारों से मेल खाती है। परिणाम स्वरूप इको चैम्बर बनता है जहां व्यक्ति केवल अपने दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाली जानकारी देखता है।
इससे सामाजिक विभाजन बढ़ता है। वहीं बड़ी टेक कंपनियां सामग्री नियंत्रण में पारदर्शिता नहीं दिखाती, उनके व्यावसायिक हित कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से टकराते हैं। फिर हम देखते हैं नीतिगत पहलें क्या अपनाई गई हैं। भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आईटी अधिनियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने और आपत्तिजनक सामग्री को 36 घंटे में हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। फैक्ट चेक यूनिट फेक न्यूज की पहचान करती है। साथ ही डिजिटल साक्षरता अभियान नागरिकों को जिम्मेदार डिजिटल उपयोग के लिए जागरूक कर रहा है। फिर हम देखते हैं संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। डिजिटल युग में सबसे बड़ी आवश्यकता स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के संतुलन की है। अभिव्यक्ति का अधिकार तभी सार्थक है जब उसमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान हो। डिजिटल साक्षरता, नैतिक मीडिया आचरण और आत्मनियंत्रण ही इस संतुलन की कुंजी है। नागरिकों को यह समझना होगा कि डिजिटल मंच विचार साझा करने का माध्यम है, न कि हिंसा या नफरत फैलाने का उपकरण। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का सबसे सुंदर लेकिन सबसे नाजुक स्तंभ होता है। डिजिटल युग ने इस स्तंभ को और मजबूत बनाया, उसकी नींव को भी हिला देने की क्षमता रखी। अतः आवश्यक है कि हम अभिव्यक्ति को विवेक के साथ जोड़ें। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव है। यदि नागरिक, सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलकर इस स्वतंत्रता की गरिमा बनाए रखें तो डिजिटल मीडिया न केवल लोकतंत्र की आवाज बनेगा बल्कि सत्य, संवाद और परिवर्तन का सशक्त उपकरण भी सिद्ध होगा। इस प्रकार आपका यह निबंध पूरा होता है। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।